Hello aspirants, I hope you are preparing well. From today we are beginning a new chapter. It would have straight line, coordinate geometry, then locus, and then we'll go on to the core straight line, and then from there we'll go to circle, and then parabola, ellipse, hyperbola. So जो ये पूरा 2D plus curve का chapter होता है, we'll be covering that entirely. So this is what we are beginning from today. So again, the route will be similar. We'll start with very basic. We'll look after those problems that have been asked at a level of class 10th. We will observe the concepts, we'll observe the manipulation, and accordingly we'll move forward. Okay, so let's begin. So ये हमारा पैटर्न रहेगा. अभी विल स्टार्ट विथ वेरी बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एक बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करता है, बेसिक्स जान के फिर हम लोकस जानेंगे कि लोकस क्या है. देन विल मूव इनटू द कोर स्ट्रेट लाइन. विल सी कि स्लोप्स कैसे निकलता है, ग्रेडियंट कैसे निकलता है, हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन डिफरेंट कंडीशंस. फैमिली एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक ही पॉइंट से बहुत सारे लाइन जा रहे हैं तो हम उसको कैसे देखेंगे, होमोजेनाइजेशन सबको मिक्स करके देखेंगे. फिर हम इन सब का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे 2D में. तो सर्कल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. पहले तो नॉर्मल टेंजेंट आता था, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, अब तो शायद उसको हटा दिया है. पैराबोला इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एलिप्स एंड हाइपरबोला, इन चारों से तो आपको मिला के कम से कम यू वुड हैव 3 to 5 क्वेश्चन फॉर श्योर आने ही आने हैं यहाँ से. ठीक है, सो दिस मेक्स दिस चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ऊपर वाले को भी. ठीक है, सो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक. सबसे पहले हम समझेंगे बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की. बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या. तो जैसे नाम बताता है कोऑर्डिनेट, इसका मतलब है कि लेट्स से कोई दो पॉइंट है. ठीक है, तो मान लो ये 2 3 है. तो 2 3 का मतलब क्या हुआ. 2 3 का मतलब हुआ कि नाउ दिस 2 इज एक्स and 3 is y coordinate. इसका मतलब क्या हुआ वो देखते हैं. ठीक है, सो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, जितने भी कोऑर्डिनेट है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसका मतलब हुआ कि दिस पॉइंट टू, ध्यान से देखो मैं बना के चल रहा हूँ. दिस पॉइंट टू इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन. ध्यान से अगेन, this point 2 is at a distance 2 unit from origin. but origin से मैं किसको डिनोट करूँ, x कोऑर्डिनेट को. लेकिन उसके लिए मैंने क्या लाइन ड्रॉ किया, मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया. वर्टिकल लाइन मतलब y एक्सिस. ठीक है, अभी पूरा समझ में आएगा, बस होल्ड योर सेल्फ. ठीक है, 3 क्या मतलब है. 3 मतलब है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू y एक्सिस. वाई एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, उसकी डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से. तो देखो उसके लिए मैंने क्या किया, देखो उसके लिए मैंने क्या बोला. मैंने बोला उसके लिए ये 3 होगा. ठीक है, कि जब हम डिस्टेंस 3 निकाल रहे हैं इट इज़ फ्रॉम वाई एक्सिस. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट 0 3 रहा होगा और ये पॉइंट 2 0 रहा होगा, तभी तो इसका डिस्टेंस 2 है और ये 3 है. तो देखो इसको हम 3 यूनिट लिखेंगे, इसको हम 2 यूनिट लिखेंगे. इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एक समराइज़ कर सकूं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ. इसको मैं लिख सकता हूँ बहुत आराम से कि एक्स कोऑर्डिनेट हमें हमेशा क्या देता है. एक्स कोऑर्डिनेट गिव्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. क्या देता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y axis and y coordinate gives the perpendicular distance from x axis. अगेन ये देखने सुनने में बहुत छोटी सी बात है. ठीक है, शायद आप लोगों को बहुतों को पहले से पता भी होगा, बट दिस इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. जब हम आगे क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2 स्टेटमेंट जो आपको हमेशा काम आएगा. ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट हमें क्या दे रहा है, x कोऑर्डिनेट 2 है. दिस इज गिविंग एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस. देखो, एंड y कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है हमें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. ठीक है, सो दिस इज हाउ टू इंटरप्रेट. अच्छा, दूसरी चीज़ आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी पहले पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट वाली बात है कि कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है. वहाँ पे हम
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में पढ़ते हैं, यहाँ पे हम एक्स और वाई के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू ले लें और अगर वो दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, आप कोई भी वैल्यू एक्स की ले लो, कोई भी वैल्यू वाई की ले लो, एक्स वाई हमेशा जीरो आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है कि वाई तो अभी भी जीरो है, क्योंकि वाई के ऊपर वाला ही पोर्शन उठा रहे हैं, यहाँ से कोई भी ले रहे हैं, लेकिन एक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, एक्स इज ऑल्सो लेस देन जीरो, वाई इज ऑल्सो लेस देन जीरो। देखो कोई भी वन उठा लो, मान लो -2 को -3, तो -2 मतलब यहाँ से कोई -2 हो गया, -3 यहाँ से हो गया। और आखिरी क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है, अगेन हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं, सो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, वाई इज स्टिल लेस देन जीरो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम जब पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, फिर हम बोलते हैं साइन कॉसेक, यहाँ पे बोलते हैं टैन कॉट, और यहाँ बोलते हैं कॉस सेक। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से चेंज हो जाता है, सिमिलर वही है। इट्स जस्ट दैट कि जो डेफिनेशन आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो रियल डेफिनेशन नहीं है। अगर रियल डेफिनेशन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का तो वो चेंज हो जाता है, वो भी बिल्कुल एक्सिस बेस्ड ही होता है। अगर कभी जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट अदर देन दैट अभी आप जैसे पढ़ रखे हैं, डोंट गेट कन्फ्यूज, उसी तरह काम चलाएं। ठीक है, तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बेस्ड। ठीक है, एक्स वाई यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ वाई होगा पॉजिटिव, यहाँ एक्स नेगेटिव होगा, यहाँ दोनों नेगेटिव होगा, यहाँ पे फिर ऐसा चलेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एब्सिस का, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, ये एनसीईआरटी में भी है मेंशन, और ये बहुत सारे अदर बुक्स में भी लिखा होता है, कभी कभी जे भी पूछ लेता है। ठीक है, ठीक है, चलो तो मान लेते हैं कि अगर कोई पॉइंट है 4, 5, मान लो कोई पॉइंट 4, 5 है, मैं बोल रहा हूँ आपको प्लॉट करो 4, 5, तो आप कहाँ प्लॉट करोगे, 4, 5 देखो दोनों पॉजिटिव है। 4, 5 का मतलब क्या हुआ, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, देखो ये 4 पॉइंट हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपको 0,5 और ये कॉमा हो गया 4,0, तो ये 4, 5 यहाँ हो गया। ठीक है, चलो अब जब बेसिक पढ़ ही रहे हैं तो कहाँ से शुरू करना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला, कोई एक लाइन ले लेते हैं जिसपे दो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये A है, ये B है, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा हमारा, ये D है तो D इक्वल्स टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डिस्टेंस फार्मूला का ना अलग अलग तरह से इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मान लो, ठीक है, ABC है और आपको दे दिया गया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑल 3 पॉइंट्स इज सेम। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। कब, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज सेम, कोई भी 2 पॉइंट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर कोई नहीं है तो स्केलियन ट्राइंगल। ठीक है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, बट इंपॉर्टेंट ये कि आपको रेडी रहना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। जब 3 पॉइंट के बारे में समझ लिए तो एक चौथा 4 पॉइंट वाले भी समझ लेते हैं। मान लो कोई क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे रैंडम कोई क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कब होगा, रेक्टेंगल कब होगा, रोम्बस कब होगा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। पैरेललोग्राम कब होगा। ठीक है, सुनने में तो सब एक जैसे लगते हैं, रोम्बस और पैरेललोग्राम। देखो स्क्वायर का तो बहुत आसान है, स्क्वायर तब होगा जब कि AB सारे साइड्स इक्वल होंगे प्लस डायगोनल्स भी इक्वल होंगे, AC इक्वल्स टू BD। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होगा, AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। देखो ये दोनों साइड्स बराबर होंगे, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे। मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, आपस में नहीं होंगे। अगर आपस में बराबर हो तो स्क्वायर ही हो गया ना। फिर AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC, बट जो AB का लेंथ है वो AD का लेंथ नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हो गया। अच्छा, रेक्टेंगल में डायगोनल सेम एज स्क्वायर। अब हम आ जाते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस पे। पैरेललोग्राम में क्या करते हैं हम, पैरेललोग्राम में, या चलो पहले रोम्बस देख लेते हैं। रोम्बस में क्या करते हैं, AB जो है वो BC के बराबर है, D के बराबर है, बट
जो डायगोनल होते हैं, जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होता है ये रोम्बस में। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल तो होते ही होते हैं, उसके अलावा क्या होता है, ए बी जो है वो सी डी के बराबर हो जाता है, ए डी जो है वो बी सी के बराबर होता है, बट ये आपस में बराबर नहीं होते हैं और डायगोनल भी बराबर नहीं होता है। ये हो गया आपका ज्योमेट्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, थोड़ा क्वाड्रिलेटरल पहचान गई कि कैसे कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है। चलो अब आ जाते हैं सेक्शनल फार्मूला पे। ठीक है, सेक्शनल फार्मूला अगेन ये सब चीज़ें हमने क्लास 10th में पढ़ रखा है। सेक्शनल फार्मूला, now before we come on to the sectional formula, let's assume that there is a line AB, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। now let assume this is in a plane, ठीक है, ये एक प्लेन में है, and assume that there is a point P, ठीक है, assume that there is a point P. If we take a point P and on the entire plane and look for AP by BP to be constant, what are we looking for? We are taking up, this is on a plane, assume this is a line AB and point P is on a plane, ठीक है, अभी हम point P को plane पे देख रहे हैं, assume point P on a plane. So now if point P is on a plane, in how many ways AP by PP is equal to m by n और कांस्टेंट, कितने तरीके से हो सकता है। P को हम कहीं भी रख सकते हैं, है ना, P यहाँ पे है, हम P यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। P कैन बी एट n नंबर ऑफ प्लेसेस, कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। दे कैन बी मल्टीपल वेज बाई विच AP by PB कैन बी इक्वल टू m by n. m by n इज नथिंग, इट जस्ट रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट रेशियो, हम आगे इस्तेमाल करेंगे, सो दैट्स वाई। ठीक है, बट इस P को अभी ये प्लेन पे है, अभी फिर से कंडीशन वही रहने देते हैं, ये दिस इज A, दिस इज B, और अगर इस P को हम उठा के जो प्लेन में था, जो प्लेन में P था उसको उठा के हम क्या करते हैं, हम एक नंबर पे डाल देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन आई एम आस्किंग इन हाउ मेनी वेज व्हाट आर द चांसेस दैट AP by PB इज इक्वल टू m by n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। इसका रेशियो कांस्टेंट होगा, इसके कितने चांसेस हैं, कितने तरीके से हो सकता है। सो बहुत सारे लोग बोलेंगे 1, बट 1 नहीं है, देयर 2। 1 is when P is between A and B, and the second is when P is over here. ठीक है, now some intelligent student may ask कि P can be anywhere, so they can be 3, ऐसा भी तो हो सकता है ना, P है ना, so it टेक्निकली तो 3 हो गया, बट नो, दीज टू केसेज आर सेम। ठीक है, दीज टू केसेज आर सेम, जब अभी हम पढ़ेंगे विल गेट टू नो दीज टू केसेज आर सेम। दिस इज वन वे एंड दीज आर अदर वेज। सो व्हेन दिस व्हेन सच डिवीजन कम्स इन फ्रंट वी कॉल इट एज एन इंटरनल डिवीजन। ठीक है, और जब P इज आउटसाइड AB एनीवेयर, ठीक है, डजेंट मैटर यहाँ पे है यहाँ पे, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। ये सारी चीज़ हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है, बट विल फ्रेम क्वेश्चंस ऑन टू दिस, सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी री लुक ऑन ऑल दीज थिंग्स वंस अगेन। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों देखो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ ना, लेट्स से, अब हमें पता कैसे लगेगा, मान लो कोई क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द पॉइंट विच डिवाइड्स अ लाइन, हाउ डू वी नो। सो ऑलवेज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज ऑलवेज गो फॉर एन इंटरनल, अभी आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड इंटरनल डिवीजन, व्हाट इज द रेशियो एंड हाउ टू फाइंड द पॉइंट्स, बट ऑलवेज गो फॉर इंटरनल डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में जाओ एंड देन यू सी व्हाट इज द रेशियो यू आर गेटिंग। इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन पॉजिटिव देन इट्स एन इंटरनल, इफ यू आर गेटिंग समथिंग इन नेगेटिव इट मींस एन एक्सटर्नल। हाउ, चलो लेट्स सी, करते हैं। ठीक है, ये दो केसेस हैं इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन के। तो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों में एक ही तरीके से होता है, वी जस्ट हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने m को x2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर n को x1 से किया, अगेन m को y2 से किया और n को y1 से किया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटर्नल डिवीजन में दो केसेस हो सकते हैं, या तो पॉइंट मेरा b के राइट साइड में हो सकता है या a के लेफ्ट हैंड साइड में हो सकता है। सो इफ m इज ग्रेटर देन n तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। इफ n इज ग्रेटर देन m, यहाँ पे n इज ग्रेटर देन m है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया है, यहाँ लिखना चाहिए था, हाँ, इफ n इज ग्रेटर देन m तो कुछ इस तरह का बनेगा।
आइडेंटिटी दोनों में फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूला यही है mx2 माइनस nx1 बाय m माइनस 1 my2 माइनस ny1 बाय m माइनस n, सेम फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, चलो अच्छा मान लो कोई एक ऐसा केस ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक ऐसा केस ले लेते हैं जहाँ पे कि 2 पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट इंटरनली एक लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। जस्ट अंडरस्टैंड देयर 2 पॉइंट्स, ओके, सो वन पॉइंट इज डिवाइडिंग द लाइन in a ratio, and I'm talking about the internal point, and then there is another point which is external, and that is also dividing the line in the same ratio. ध्यान से, ठीक है, let there be a line, let's say this is my line AB, ठीक है, now there are 2 points on it, one is P and the other is Q. So the ratio in which P, ध्यान से देखो, the ratio in which P is dividing AB, the ratio in which P is dividing AB is equal to, internally I should write, dividing AB internally is equal to the ratio in which Q is dividing AB एक्सटर्नली। क्या कभी ऐसा केस हो सकता है? देखो देखो, हाँ ये होगा। when is this possible? if AP, AB, AQ are in HP। HP मतलब क्या होता है? HP is 1 by arithmetic progression, ठीक है, it implies 1 by AP, 1 by AB, 1 by AQ are in AP में है। अगर ये AP में है तो क्या हो गया, 2 by AB equals to 1 by AP plus 1 by AQ। देखो, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज गिवन, अच्छा इसको बोलते क्या है? इफ सच थिंग हैपन्स wherein there are 2 points, one is internally and then there is another point externally, and both are dividing the line in the same ratio, internally and externally respectively, then these 2 points P and Q are called harmonic conjugate। अब समझ में आ गया हो कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्यों बोलते हैं? we call it harmonic conjugate because 1 by AP, 1 by AB, 1 by are in AP, it means AP, AB, AQ are in HP। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है HP में है, दैट्स वाई P and Q are called harmonic conjugate। कभी भी आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट आए क्वेश्चन में, आपने सुना हार्मोनिक कॉन्जुगेट, आपको समझ में आ जाना चाहिए देयर हैज़ टू बी 2 पॉइंट, one externally, one internally, both of these points are dividing the same line in equal ratios internally and externally respectively। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखते हैं हाउ कैन वी यूज दीज पॉइंट्स। नाउ टू यूज दीज व्हाट वी हैव स्टडीड ना, वील हैव टू गो अहेड एंड वील हैव टू नो अबाउट ज्योमेट्रिक सेंटर्स। Geometric centers, most of you would have studied, those of you have not studied, don't worry, I'm here for that purpose। So let's say हम पहले ज्योमेट्रिक सेंटर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला होता है सेंट्रॉइड। नाउ व्हाट इज सेंट्रॉइड? intersection point of all the medians, intersection point of all the medians। when I say medians, what is median? median जैसे नाम ही है median, मिड पॉइंट, median। तो median क्या करता है? line joining the vertex to the midpoint of opposite sides। ठीक है, तो मीडियन, अगर मान लो मुझे एक ट्राइंगल बनाना पड़ा, ये ट्राइंगल, इसमें अगर मुझे मीडियन बनाना है, अगर मुझे दिया गया कि ये एक मीडियन है, मान लो ये ए है और ये डी है, ये मीडियन, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि दिस पॉइंट लेट्स से बी है, ये सी है, सो दीज आर इक्वल। अगर यहाँ से एक मीडियन चला गया तो क्या बोलेंगे? दिस इज इक्वल। ठीक है, और अगर यहाँ से चला गया
let's say CF, let's say BE CF is also a median. It means कि these are equal. ठीक है, that's what median. And when these three medians, where are this meeting at a place, so this is called centroid. One another thing, इसे हम ज्योमेट्री में फिर पढ़ेंगे, but one another thing is कि centroid divides the median in रेशियो, अब हाँ रेशियो 2:1, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. ठीक है, देखो अभी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई कैन प्रूव दिस एज वेल. अभी आई विल टेल यू कि इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से x1 y1, x2 y2, x3 y3, these are the coordinates. So very easy, you can go ahead and you can find coordinates of the midpoint. E का निकाल सकते, E का क्या होगा, x1 plus x3 by 2, y1 plus y3 by 2. F का क्या होगा, x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. इसका कितना होगा, x2 plus x3 by 2, y2 plus y3 by 2. देखो है ना. तो ना इफ़ आई हैव टू फाइंड मीडियन, नाउ अब ध्यान से देखो डिस्टेंस फार्मूला कैसे इस्तेमाल आएगा. इस 2:1 रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है. अगर हम मीडियन ED की बात करें, लेट्स से हम CF की बात करेंगे तो ये 2:1 रेशियो में होगा. और अगर हम BE की बात करेंगे तो कुछ और कलर पकड़ लेते हैं, लेट्स ये भी 2:1 रेशियो में होगा, है ना. 2 हमेशा वर्टेक्स की तरफ रहेगा. तो देखो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाना चाहें तो बहुत आसानी से बन जाएगा. 2 देखो 2 इंटू दिस, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू 1 इंटू दिस. तो जब हम 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 करेंगे तो देखो 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो क्या बचेगा, x2 प्लस x3, यहाँ 1 इंटू x1 बचेगा. तो अगर हम टोटल भी करें, आप चाहो तो कर सकते हो. तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट ऑफ G निकालना हो विच इज़ माय सेंट्रॉइड, इट इज़ वेरी इजी. x1 प्लस x2 बाई x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3. आप किसी भी एंगल से किसी भी सेंट्रॉइड को किसी भी मीडियन को रिस्पेक्ट में लेके कर सकते हो, या आपका सेम ही आंसर आएगा. ठीक है, देखो ना 2 इंटू दिस and 1 into this, या 2 into this, 1 into this, किसी को भी लेके करो वन सेम ही आंसर आना है. दिस वाज नंबर 1. सेकंड इन सेंटर. इन सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. इंटरनल देखो, इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरह के एंगल होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है. तो फिलहाल इंटरनल की बात कर लेते हैं. ओके, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल होगा कोई, है ना, इसको बाइसेक्ट कर देगा. ये हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर. जहाँ पे ये मिल रहा है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, इन सेंटर. ठीक है, इंटरनल एंगल हमेशा याद है, इन सेंटर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मीटिंग पॉइंट होता है. ठीक है, सेकंड चीज जिस तरह सेंट्रॉइड डिवाइड करता है, मीडियन को किसी रेशियो में, उसी तरह इन सेंटर भी करता है. तो क्या करता है, देखो इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर in ratio of angle containing side to opposite side. इसका मैथमेटिकल मतलब बताता हूँ. ABC है. देखो हम साइड्स कैसे लेते हैं ना, ज्योमेट्री में हम कैसे साइड्स लेते हैं वो पहले दिया. अगर ये एंगल A है मेरा, अगर ये एंगल A है तो ये वाला साइड मेरा A होगा. अगर ये एंगल B है तो ये वाला जो साइड है वो B होगा. अगर एंगल C है तो ये वाला साइड जो है वो ये वाला जो साइड है वो मेरा C होगा. एंगल के सामने हम वही साइड लेते हैं. ठीक है, इससे आसान होता है. तो ये हो गया साइड. एंगल अगर A है तो साइड A, B है सामने वाला B, C है सामने वाला C. ठीक है, तो अब क्या रहा है, इन सेंटर कैसे डिवाइड करते हैं, एंगल बाइसेक्टर इन रेशियो सम ऑफ एंगल कंटेनिंग ऑपोजिट साइड्स टू साइड कंटेनिंग साइड. इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो, ये अगर हम बात करें
देखो इस एंगल ने, देखो इस एंगल को देखो, एंगल ए को अगर हम बात करें तो एंगल ए के क्या करा है, इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ सम ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड्स टू अपोजिट साइड। एंगल ए के साथ कौन कौन से साइड्स हैं, देखो एंगल ए के साथ ये ए बी और ए सी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये एंगल ए के साथ सी और बी है ना। देखो रेशियो ऑफ एंगल, रेशियो ऑफ सम होना चाहिए था, रेशियो ऑफ सम ऑफ एंगल, ठीक है। अब देखो इंटरनल बाइसेक्टर कैसे करेगा, इस अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए के साथ कौन से दो साइड जुड़े हुए हैं, एंगल ए ऐसे बना हुआ है, दो साइड कौन कौन से जुड़े हुए हैं, सी और बी, देखो बी और सी है ना। और अगर हम मान लो एंगल बी की बात करें, एंगल बी इस तरह जुड़ा हुआ है, एंगल बी के साथ क्या है, सी और ए। और एंगल सी की बात करें इस तरह, इसके साथ कौन कौन से जुड़ा हुआ है, देखो सी के साथ बी और ए जुड़ा हुआ है। तो इन सेंटर डिवाइड्स एंगल बाइसेक्टर इन द रेशियो ऑफ सम ऑफ एंगल कंटेनिंग साइड्स टू ऑपोजिट साइड। इसका मतलब क्या हो गया, इसको करेगा हमारा, इसको अगर मुझे रेशियो में बांटना पड़े तो ये कितना हो जाएगा, ये बी प्लस सी बाय ए। इसको अगर हम करेंगे ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी, देखो ये कितना हो जाएगा, ये सी प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो बस इन सेंटर का अगर मुझे लिखना पड़े कोऑर्डिनेट्स, ये हो जाएगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय a प्लस बी प्लस सी। ए बी सी आपको समझ में आ गया, साइड्स हैं, लेंथ ऑफ साइड्स, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये इसके साइड्स हो गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक्स सेंटर। अब इन सेंटर हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एक्स सेंटर। एक्स सेंटर मतलब एक्सटीरियर एंगल के सेंटर को। ये बहुत मज़ेदार है, क्यों, देखो इन सेंटर इंटरनल एंगल कितने होते हैं, तीनों इंटरनल एंगल देखो एक ही ट्राइंगल के अंदर एक ही जगह मीट करेंगे। लेकिन एक सेंटर के साथ सिचुएशन थोड़ा अलग है। देखो एक सेंटर में हम एक्सटर्नल एंगल देखना, मान लो मैंने ये एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, इस साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो ये मेरा एक एंगल बनेगा और मेरा एक ये एंगल बनेगा। इसका मुझे एंगल बाइसेक्टर बनाना है, इसको बाइसेक्ट करने वाला कुछ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से भी कुछ बाइसेक्ट करने वाला बनेगा। देखो इसका आई ले लेते हैं या I1 ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल वही है, ट्राइंगल का कोई भी डायनेमिक्स चेंज नहीं हो रहा है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 वही डायनेमिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। इसी ट्राइंगल को देखो चेंज हो जाएगा, इसी ट्राइंगल को अब मैं दो साइड को एक्सटेंड कर देता हूँ। मान लो इस साइड को एक्सटेंड कर दिया और मान लो इस साइड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। देखते हैं एंगल बाइसेक्टर, ये इनका यहाँ एंगल होना चाहिए, ये यहाँ एंगल होना चाहिए। तो देखो कहाँ मिलते हैं इनका एंगल बाइसेक्टर, तो कुछ इस तरह होना चाहिए। देखो यहाँ एंगल आ जाएगा और एक यहाँ आ जाएगा, तो इनके एंगल बाइसेक्टर देखो कहाँ मिले, ये I2 पे। और एक चीज़ हो सकता है, एक और चीज़ हो सकता है, देखते हैं। ट्राइंगल सेम ही है, देखो A B C x1 x2 क्या क्या x1 y1 होना चाहिए ना, x1 y1 y1 x2 y2 x3 y3 अगेन। अब हम क्या करेंगे, कौन सा, इस साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं और हम इस साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन यहाँ इसका ये एक्सटर्नल एंगल हो गया, एक्सटर्नल एंगल हो गया। अब इनका बाइसेक्टर चाहिए हमें, चलो बाइसेक्टर ढूंढ के लाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह होना चाहिए इनका बाइसेक्टर, कुछ इस तरह होना चाहिए बाइसेक्टर। तो ये हो गया I3। अगेन ये A है हमारा x1 y1, ये B है हमारा x2 y2 और C है हमारा x3 y3। देखो अलग अलग जगह अलग अलग ट्राइंगल की जब हमने लेंथ को पुल किया तो हमारे पास अलग अलग एक सेंटर आ रहा है। तो एक सेंटर के 3 लोकेशन हो सकते हैं, वेरस इन सेंटर के सिर्फ और सिर्फ एक ही होंगे, ठीक है। तो हर एक केस में अलग अलग फॉर्मूला है। देखो क्या है, बहुत आसान है, इसको देखना कोई मुश्किल नहीं है। देखो I1 को अगर हम देखें, I1 कहाँ बन रहा है मेरा, ऑपोजिट टू एंगल ए
एंगल ए के ऑपोजिट बन रहा है। अच्छा, एंगल ऑपोजिट क्या बन रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका, कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो कितना आएगा, -ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाय, देखो जिस भी एंगल के ऑपोजिट बनेगा ना वो माइनस में जाएगा, सिंपल, -ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाय -a प्लस b प्लस, जिस भी जहाँ भी। अच्छा, कोऑर्डिनेट अगर मुझे निकालना हो I2 का, अगेन I2 किसके सामने बना है, देखो I2 बना है B के सामने, तो B वाला जाएगा माइनस में, तो इस बार ये प्लस में, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 a माइनस b प्लस c, ay1 माइनस by2 ये माइनस a प्लस b प्लस c। ठीक है, इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ I3 आपको खुद ही निकाल लेना चाहिए, अब तक निकाल भी लिए होंगे, विच इज़ वेरी गुड। कोऑर्डिनेट I3 क्या होगा, कौन से एंगल के अपोजिट है, C, इसका मतलब क्या हो गया, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 बाय a प्लस b माइनस c, ay1 प्लस by2 माइनस cy3 बाय a प्लस b माइनस, ये हो गया I3 के कोऑर्डिनेट। बहुत ही आसान था। अच्छा, और दो ज्योमेट्रिक सेंटर होते हैं, जनरली इसको पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ, आपकी कोचिंग वगैरह में पढ़ा रखे होंगे, ठीक है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसका डिराइव करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। चौथा होता है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर होता क्या है, सर्कम सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, बताओ, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो ये यहाँ से इसको बाइसेक्ट कर देगा, ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये हो गया इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इसका कोऑर्डिनेट ना, इसका जो कोऑर्डिनेट निकालना है ना, उसको हमने कभी सीरियसली नहीं लेना है कि इसको कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ, और अगर आप इस तरह से निकाल रहे हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन में सही नहीं चल रहे हैं। x2 साइन 2b प्लस x3 साइन 2c बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, और y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट का भी सेम हो जाएगा, y1 साइन 2a प्लस y2 साइन 2b प्लस y3 साइन 2c बाय साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अगेन मैं अभी आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये आप लिख तो लो, अगर आपको पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लिख के भूल जाना इसको, आपने इसको सोचना भी नहीं इसके बारे में, ठीक है, कभी गलती से भी नींद में भी नहीं आना चाहिए, सपने में भी नहीं। ऑर्थो सेंटर, आखिरी हमारा ज्योमेट्रिकल सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, बहुत आसान है, इंटरसेक्शन मतलब ऑल्टीट्यूड्स, ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स। ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट्स देखते हैं ऑर्थो सेंटर के, सारे ऑल्टीट्यूड को एक जगह मिला देते हैं। ये हो गया यहाँ से 90 डिग्री, ये यहाँ से हो गया 90 डिग्री, और ये यहाँ से हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ABC x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अगेन कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा इसका ऑर्थो सेंटर का क्या होगा कोऑर्डिनेट, देखते हैं। अगेन इसको भी बस लिखना है, नहीं याद है तो ज़्यादा अच्छा है। tan a, ये ज़रूर पता होना चाहिए ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसके अलावा कुछ नहीं। x2 tan b प्लस x3 tan c बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c
ठीक है, बाय y1 tan a प्लस y2 tan b y3 tan c y tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये हो गया आपका ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट। अगेन ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आपको पता ज़रूर होना चाहिए, लेकिन इसका कोई रियल लाइफ में इस्तेमाल है नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसलिए इसको अलग से बता रहा हूँ। सर्कम सेंटर जो होगा ऑन अ राइट एंगल ट्राइंगल, सर्कम सेंटर जो है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज पे होगा। और इट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। यहाँ का मिड पॉइंट होगा ये ए बी सी। अच्छा सिमिलरली ऑर्थो सेंटर भी राइट एंगल ट्राइंगल में ऑन द ट्राइंगल होगा, ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, ये देखो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू, देखो ये यहाँ ये ऑल्टीट्यूड एक मिल रहा है, एक दूसरा यहाँ मिल रहा है, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर और दिस इज द पॉइंट ऑफ सर्कम सेंटर। ये खूबी जो है ये सब की सिर्फ और सिर्फ आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ही मिलेगा। इन सेंटर हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, एक्स सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर होगा। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे तो पता लग जाएगा कि अगर एक्यूट एंगल है तो सर्कम सेंटर इनसाइड द ट्राइंगल रहेगा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो सर्कम सेंटर बाहर रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के ऊपर रहेगा। सिमिलरली एक्यूट एंगल है तो ऑर्थो सेंटर इन रहेगा, ऑब्ट्यूज एंगल है तो सर्कम सेंटर बाहर रहेगा, है ना। और राइट एंगल ट्रायंगल है तो सर्कम सेंटर ऑर्थो सेंटर दोनों ऑन द ट्रायंगल रहेगा। एक्स सेंटर सबका बाहर ही रहेगा, सेंट्रोइड सबका अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर लिखना जाए तो सेंट्रोइड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी ट्रायंगल को लो इनसाइड द ट्रायंगल हमेशा, इन सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल, एक्स सेंटर ऑलवेज आउटसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल केस। स्पेसिफिक केसेस क्या क्या हो गए कि अगर हम बात कर लें सर्कम सेंटर की, तो सर्कम सेंटर क्या होगा, डिपेंड करेगा। इफ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के बाहर होगा, अक्यूट के अंदर होगा, और राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर होगा। ठीक है, सिमिलरली सर्कम सेंटर हो गया। ऑर्थो सेंटर के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सिमिलर कंडीशन है, ऑब्ट्यूज अगर एंगल ट्राइंगल है तो वो बाहर होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो वो अंदर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो उसके ऊपर होगा। ठीक है, चलो एक दो आखिरी चीज़ें जो आप लोगों को शायद पहले पता भी होगा, क्योंकि अब हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, अगर हम इस पॉइंट पर्सपेक्टिव से बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर कोई मेरे पास ट्राइंगल है, मान लो ये मेरा ट्राइंगल है, ये ए बी सी, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल मॉड के अंदर आएगा पहली चीज़। ठीक है, मॉड नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये मॉड बंद करते हैं। ठीक है, ये मॉड बंद कर दें। अच्छा याद रखना, एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होगा। कभी अगर मान लो ये ए है, इफ ए अगर 0 हो गया, इसका मतलब कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो 3 पॉइंट दिए गए हैं आपको, 3 गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। आप कोलिनियर पॉइंट्स में
सॉल्व कर रहे हैं, और यही इसी को हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि कब होगा कोलिनियर पॉइंट, जब आप 3 पॉइंट लेते हैं, उसका एरिया अगर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या, देखो ना 3 पॉइंट लिया आपने, ये ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, है ना, तो इसका एरिया नॉर्मली 0 ही हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी होता है। ठीक है, तो ठीक है, विल स्टॉप हियर टुडे, आज हम यही रुकते हैं, और विल कंटिन्यू दिस इन अदर लेक्चर्स एज वेल। प्लीज़ गो, ये बहुत बेसिक है और उसमें थोड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं विच विल बी यूजिंग, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो विल फाइंड कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आगे। ठीक है, सो प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको जो बेसिक पता है यू कैन स्किप दैट, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली डोंट ट्राई टू स्किप दोज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस, जैसे कॉन्जुगेट का किया, देखा कि पी कहाँ होगा अगर लाइन डिवाइड कर रहा है, फिर सेंट्रॉइड जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो कहाँ पे होगा, उसको देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। ठीक है, चलो, ओके, सो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट वीडियो।